गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर की जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी दिसंबर में जो मुख्य इवेंट्स हुए हैं। जैसे मैं कुछ टॉपिक्स को बताऊं तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो, या दूसरा है साहित्य अकादमी सम्मान, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री से अंगोला का बाहर आना, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2024 के वर्ष को किसी खास वर्ष के लिए डेडिकेटेड करना। इन सारे विषयों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक यह वीडियो देखते रहिए, जरूरत पड़े तो नोट कीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए, सबसे पहले आते हैं सम्मान पे, और सम्मान का नाम है मेजर ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान। यदि हम बात करें भारत में खेल के क्षेत्र में यदि कोई सर्वोच्च सम्मान है, जैसे आप बोलते हो यदि आपको नोबेल मिल जाता है शांति के क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। फिजिक्स का नोबेल मिल जाता है तो फिजिक्स के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। आईफा मिल जाता है, आईफा आप बोल सकते हो भारत में फिल्म के क्षेत्र में जो सम्मान है, आईफा। सेम चीज यदि आपको भारत में रहते हुए खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हो और उसमें यदि सम्मान चाहिए, इससे ऊंचा कोई सम्मान नहीं है। कहने का मतलब यही है, यदि आपको खेल में कोई सम्मान चाहिए तो कोई सम्मान मिलेगा, तो उस सम्मान का नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान। यह 2023 के लिए याद रखना, बैडमिंटन के प्रतिष्ठित खिलाड़ी नाम है, दोनों युगल हैं। युगल अर्थात कहने का मतलब यह है दोनों मिक्स खेलते हैं। दोनों का नाम याद रखना, सात्विक चिराग के नाम से फेमस है, सात्विक साईराज, और दूसरा नाम है, पहला नाम यह है सात्विक साईराज और दूसरा नाम है चिराग सेठी। इन्हें 2023 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान के लिए चुना गया है। ओके, दूसरी बात यह आती है कि यह दोनों खिलाड़ी कौन से खेल से संबंध रखते हैं। इनका संबंध है बैडमिंटन से। ये दोनों खिलाड़ी मिक्स पुरुष वर्ग का क्या खेलते हैं, बैडमिंटन। युगल पुरुष हैं, युगल पुरुष वर्ग का बैडमिंटन खेलते हैं, सिंगल नहीं खेलते हैं, डबल में ही अक्सर इन दोनों का नाम आता है। ठीक है, रही बात, इन्होंने 2023 में महत्वपूर्ण ओपन भी जीते हैं, जैसे एक है इंडोनेशिया ओपन, दूसरा है स्विस ओपन, तीसरा है कोरिया ओपन, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं जो इनको और ज्यादा रिलेवेंट बना रही थी 2023 में जीतने के बाद। किंतु इससे पहले भी लगातार 4 वर्षों से इनका जो प्रदर्शन है उत्कृष्ट रहा है। यही कारण है कि आज इन्हें
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान दिया गया है। ठीक है, और यह अवार्ड के लिए नाम तो अपने को पता चल गया है, चूंकि अभी अवार्ड नहीं मिला है। और यह अवार्ड इन सभी लोगों को जो अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान के लिए चुने गए हैं, इन्हें 9 जनवरी 2024 में यह सम्मान मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज यदि मैं देखूं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान के बारे में, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1991 में। और जब 1991 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान की शुरुआत हुई तो यह मेजर ध्यानचंद नहीं था, इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान। इसे वर्ष 2021 में नाम बदल दिया गया, 2021 में नाम परिवर्तन कर दिया गया। और इस नाम परिवर्तन को करने के बाद कर दिया गया 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान। इतना कम से कम आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात ये, इसी सम्मान की श्रृंखला में, खेल सम्मान में आपको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे द्रोणाचार्य सम्मान है, जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार। चूंकि उनके नामों की जो लिस्ट है लंबी है, एग्जामिनर को देखिएगा आप, कहीं ना कहीं कम नामों से पूछता है जी, तो कम से कम इनका नाम तो आपको अवश्य याद होना चाहिए। ठीक है, ये हुई मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान के बारे में। ठीक है, अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक भी है सम्मान से संबंधित, और सम्मान का नाम है साहित्य अकादमी सम्मान 2023। एक याद रखना, यह साहित्य अकादमी सम्मान 8वीं अनुसूची हम जब संविधान पढ़ते हैं तो हमें 8वीं अनुसूची मिलता है। उस 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22 भाषा। 8वीं अनुसूची के 22 भाषा प्लस अंग्रेजी एवं राजस्थानी के लिए, कहने का मतलब यह है साहित्य अकादमी सम्मान 8वीं अनुसूची की 22 भाषा, अंग्रेजी और राजस्थानी को कर दोगे तो 24 भाषा के लिए दिया जाता है। ओके, ठीक है, 24 भाषा के लिए साहित्य अकादमी सम्मान दिया जाता है। चूंकि हम 24 भाषा तो याद नहीं कर सकते, हमें याद करना है हिंदी और इंग्लिश का, कम से कम एटलीस्ट एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा। यदि आप दूसरे स्टेट के हो और आपकी भाषा को 8वीं अनुसूची का दर्जा प्राप्त है, जैसे मैं बोलूं केरल मलयालम को प्राप्त है, तमिलनाडु तमिल को प्राप्त है, आंध्र प्रदेश तेलुगु को प्राप्त है, मराठा बोलता हूं महाराष्ट्र में मराठी को प्राप्त है, कर्नाटका में कन्नड़ को प्राप्त है। यदि वहां के स्टेट के हो तब आप अपने जो क्षेत्र विशेष है उनके भाषा में जो अवार्ड दिया गया उनको याद करना है। बशर्ते आप यदि हिंदी पट्टी के राज्य के हो, अर्थात छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान बोलता हूं, बिहार, यूपी के हो, तो कम से कम आप हिंदी और इंग्लिश का याद रखिए। हिंदी भाषा के लिए दिया गया है संजीव को, और इनकी लेखन का नाम है मुझे पहचानो। लेखन है मुझे पहचानो। दूसरा
अंग्रेजी भाषा के लिए, अंग्रेजी भाषा के लिए याद रखना नाम है नीलम शरण गौर। और लेखन का नाम है, देखिए ये है संजीव, जिन्होंने मुझे पहचानो लिखे हिंदी भाषा के लिए, अंग्रेजी के लिए लिखे नीलम शरण गौर। इनके लेखन शैली का नाम है रेक्विएम इन रागा जानकी। दोस्तों ये दोनों चीज आपको पक्का याद होना चाहिए यदि हम सम्मान की बात करते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, पूरे वर्ष भर में 2-4 सम्मान बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे नोबेल वाला साहित्य सम्मान है, साहित्य के क्षेत्र में बोल रहा हूं। दूसरा साहित्य अकादमी सम्मान है, व्यास सम्मान है और ज्ञानपीठ सम्मान है। इसके अलावा बुकर और मैन बुकर। यदि आप 6-7 सम्मान को साहित्य के क्षेत्र में जो दिया जा रहा है उसको याद रखते हो, आपसे क्वेश्चन बनेंगे ही, श्योर बनेंगे, नहीं छूट सकता। ठीक है, ये साहित्य अकादमी सम्मान इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ दिन पहले हमने देखा था व्यास सम्मान भी मिला था। व्यास सम्मान 33वें नंबर का, और लेखक का नाम था पुष्पा भारती जी, पुष्पा भारती। और इनकी लेखन शैली का नाम था यादें यादें यादें, यादें यादें यादें। हमने पहले साहित्य अकादमी देखा, उसके बाद थोड़ा सा पीछे गए, यदि हमने देखे व्यास सम्मान को भी हमने देख लिया। पहला टॉपिक सम्मान में हमने बात किया मेजर ध्यानचंद्र, उसके बाद दूसरा बात की हमने साहित्य में साहित्य अकादमी सम्मान। अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं, ध्यान से समझना। एक ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ये लिख सकते हो संगठन, या लिखिए ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ओपेक। ओपेक का एक फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। कुछ दिन पहले इसमें सदस्य संख्या कितनी थी? 13 थी सदस्य संख्या। इसका गठन हुआ है वर्ष 1960 में, और इस गठन करने के लिए 5 देश सबसे प्रथम आए थे। याद रखना, एक है, इसको बोल सकते हो संस्थापक सदस्य या फाउंडिंग नेशन, फाउंडर नेशन। एक मिलेगा वेनेजुएला। वेनेजुएला जिसको आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देख सकते हो। इसके बाद मिलेगा आपको इराक, सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, और इसका मुख्यालय मिलेगा हेडक्वार्टर वियना में। और वियना राजधानी है ऑस्ट्रिया की। हमने ये बेसिक चीजें ओपेक के बारे में देख लिया कि यह
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री का एक संगठन है जिसकी स्थापना हुई 1960 में, हेडक्वार्टर वियना में है जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसके पश्चात हमने जाना कि इसके 5 सदस्य देश थे जिन्होंने क्या किया, इनका गठन किया। वर्तमान में 13 कहूं तो यह गलत हो जाएगा। कैसे? हाल ही में अंगोला जो एक देश का नाम है अंगोला, जिसकी राजधानी है लुआंडा, कैपिटल है लुआंडा। ठीक है। अंगोला एक अफ्रीकन देश है, अफ्रीका महाद्वीप का। इसने क्या बोला है कि अभी बात आ रही है दोस्तों, ये ओपेक है, यह 60% कंट्रोल करता है पूरे विश्व में कच्चे तेल के उत्पादन को। यह देशों को क्या बोल सकते हो, एडवाइस करता है कि आप इतना ही तेल का उत्पादन कीजिए, ज्यादा नहीं कर सकते। इन देशों में जो सम्मिलित है, कहीं ना कहीं ओपेक जो ऐसे नियम बना रहे हैं, उस नियम को इनको फॉलो करना पड़ेगा। अंगोला एक गरीब देश है और यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इस बात से यह सहमत नहीं है कि मेरे ऊपर अर्थात अंगोला के ऊपर एक लिमिट तय किया जाए कि इसे इतना ही तेल उत्पादन करना है। इसी चीज से नाराज होकर अंगोला ने विथड्रॉ कर लिया है, एग्जिट कर लिया है अपने आप को। किससे? ओपेक से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री के संगठन से। अब इससे इस बात का स्पष्ट हो गया है कि पहले देशों की संख्या थी 13, अब कितना हो जाएगा? 12। 13 ऋण 1 हो जाएगा 12, क्योंकि अंगोला ओपेक से क्या हो गया? एग्जिट हो गया। अंगोला अफ्रीका महाद्वीप का सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। ठीक है, यह था ओपेक के बारे में। ओपेक का ही महत्व है। जैसे हम विश्व में कच्चे तेल के दाम में देखते हैं एक उछाल आता है, गिरावट आता है, ओपेक बहुत बड़ा कंट्रोल करता है। समझ पा रहे हो? यह था ओपेक के बारे में। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए, और नेक्स्ट टॉपिक में एक हम पर्सनालिटी को देखते हैं, व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व से याद रखना, अभी हम मनाने वाले हैं 75th गणतंत्र दिवस। चूंकि आप सभी जानते हो, जब अपने खुशहाली का पर्व रहता है तब हम कहीं ना कहीं अपने किसी मेहमान को बुलाते हैं। सेम चीज अपने लिए गणतंत्र दिवस एक महत्वपूर्ण दिन है। और हर बार की भांति इस बार भी, हाँ, कुछ वर्षों में हमने कोविड के चलते मेहमान नहीं बुलाए थे। हर बार की भांति इस बार भी हम किसी एक चीफ गेस्ट को बुलाते हैं गणतंत्र दिवस पे। इस बार 2024 के लिए हमने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को। फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। कुछ दिन पूर्व हमने जो बाइडेन को बोला था कि आप हमारे 75th नंबर के रिपब्लिक डे पर गेस्ट होंगे। चूंकि कुछ कारण के चलते जो बाइडेन नहीं आ पा रहे हैं,
तब हमने इनवाइट किया फ्रांस के राष्ट्रपति जो इमैनुअल मैक्रोन को। अब ये तय हो गया है कि 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में आपको इमैनुअल मैक्रोन दिखेगा, ठीक है। और ये हमारे संबंध का भी कारण है कि हमारे संबंध इतने अच्छे हैं। दूसरा, यह 6वीं बार है जब फ्रांस के राष्ट्रपति रिपब्लिक डे में मुख्य अतिथि बन रहे हैं। एक चीज और, वर्ष 2023 में हमारे मुख्य अतिथि थे रिपब्लिक डे के अब्दुल्ला फतेह अल सीसी। अब्दुल्ला फतेह अल सीसी 2023 के लिए भारत में गणतंत्र दिवस हेतु क्या थे? मुख्य अतिथि। दोस्तों इतना कम से कम आप याद रखिए, खास करके इमैनुअल मैक्रोन कहां के हैं, नाम क्या है, राष्ट्रपति कहां से हैं, ठीक है, इतना याद होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। आप सभी जानते हो विश्व का संसद बोलते हैं जो विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए स्थापित हुई थी, नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों यह हर बार किसी ना किसी वर्ष को अवेयरनेस के लिए किसी एक वर्ष के रूप में घोषित करता है। जैसे वर्ष 2023 भारत के प्रस्ताव पर था, मोटे अनाज हेतु वर्ष था, मोटे अनाज या बोल सकते हो मिलेट ईयर, मोटे अनाज का वर्ष। सेम यदि बात करें वर्ष 2024, इसे यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल कैम्बलिट्स ईयर के रूप में घोषित किया है, या बोल सकते हो अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष। समझ पा रहे हो? यूनाइटेड नेशन ने 2024 को अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष के रूप में घोषित किया है। इससे पहले 2023 का जो वर्ष था भारत के प्रस्ताव पर था अंतरराष्ट्रीय मिलेट ईयर। ठीक था दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगेन मैं थोड़ा सा रिकैप में जाएं तो सबसे पहले हमने देखा सम्मान, और सम्मान में सबसे पहले मेजर ध्यानचंद्र, उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार, तत्पश्चात एक संगठन देखा ओपेक, और 75वें नंबर के गणतंत्र दिवस के लिए कौन से देश के राष्ट्रपति आ रहे हैं। एक चीज इसमें याद रखना, अभी बता देता हूं, वर्ष 1950 में सबसे पहले हमने मनाया था गणतंत्र दिवस, और इसमें मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट, नाम है सुकुर्णो, और ये सुकुर्णो कोई नहीं है, सुकुर्णो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, इंडोनेशिया प्रेसिडेंट। ये सीजी कुछ नहीं है, चीफ गेस्ट है जी, अच्छे से याद रखना, इसको काट दीजिए, चीफ गेस्ट। ठीक है, और लास्ट में आज का अंतिम टॉपिक था, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2024 को एक डेडिकेटेड ईयर घोषित किया गया है, और वो किसके लिए है? इंटरनेशनल कैम्बलिट्स ईयर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगेन वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।